जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपक्रिया की दर के विभिन्न रूप, साथ ही में अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज हम लोग बात करेंगे वेग नियम क्या है तथा वेग नियम के आधार पर वेग स्थिरांक की व्याख्या कैसे की जा सकती है। वेग नियम वह नियम है जो अपक्रिया की दर को अभिकारक की सांद्रता के मध्य में जो संबंध होता है वो बताती है या संबंध को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को नोट करेंगे। वह नियम जो अपक्रिया की दर तथा अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध की व्याख्या करता है वेग नियम कहलाता है। यानी वेग नियम क्या है? वह नियम जो अपक्रिया की दर तथा अभिकारक के स्थान पे आप अभिकारकों कर सकते हो, क्योंकि अभिकारक दो या दो से अधिक प्रकार के होते हैं। अभिकारकों की सांद्रता के मध्य जो संबंध बताता है उसे वेग नियम कहते हैं। इसे हम एक रिएक्शंस के द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया कि ये एक रिएक्शन है, जहां जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c तथा स्मॉल d है, ये क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक हैं। क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक हैं। रस समीकरण मितीय गुणांक का मतलब वे संख्याएं हैं या वे गुणांक हैं जिन्हें अभिक्रिया को संतुलित करने में मदद ली जाती है या जिनकी अभिक्रिया को संतुलित करने में मदद ली जाती है। जैसे ये आपका एक रिएक्शन है H2 प्लस O2, इससे आपको बनाना है H2O, 2H2O बनाना है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिया और ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यही क्या है? यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 1 है, यही आपका रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाता है, जिसका उपयोग रिएक्शंस को बैलेंस करने में किया जाता है। साथ ही में जो आपका वेग नियम है, अब इसकी बात करेंगे। जो वेग होता है ये समानुपाती होता है किसके? अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के। तो अभिकारक है A और B, इसकी जो घात हो जाएगी अभिकारक की, उसे आप कोई भी चर पद ले सकते हैं। A B आपने यहाँ पे मान लिया रस समीकरण मितीय अनुपात, तो इसको छोड़ करके आप मान सकते हैं P Q M N X Y, आप कोई भी चर पद मान सकते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पे P और Q, क्या मान लिया? P और Q मान लिया। फिर आपको पता है, यहाँ पूरा लिख देंगे जिससे और भी क्लियर हो जाए, ये अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग है। फिर जो अभिक्रिया का वेग है, जब हम समानुपाती का ये साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। यहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा K, यहां भी एक कांस्टेंट आएगा K, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वेग स्थिरांक। यहां पे लिखेंगे, जहां के बाद यहां लिख रहा है, जहां K एक समानुपाती स्थिरांक है
एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। के क्या है? समानुपाती स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। अब जो आपकी ये घात p और q है, ये प्रायोगिक राशि होती है, इसका प्रायोगिक निर्धारण होता है। तो यहां पे लिखेंगे जहां तथा घात p तथा q का निर्धारण, p तथा q का निर्धारण प्रयोगों के आधार पर किया जाता है, प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। जो घातें p और q हैं, ये एक प्रायोगिक राशि होती हैं और इनका निर्धारण प्रयोगों के आधार पर ही किया जाता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग होता है या वेग नियम में जो अभिकारक पदार्थ होते हैं, उनकी जो घातें होती हैं, उनके योग को कोटि कहते हैं। और कोटि एक प्रायोगिक राशि होती है, तो ये इन घातों को क्या कहेंगे? इन घातों को अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। अभिक्रिया की आणविकता को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शंस। ये किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है। यानी आणविकता वह संख्या है या आणविकता अभिकारक अणुओं की वह संख्या है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक होती है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में हम समझेंगे, लिखेंगे जैसे 2NO प्लस O2, तो ये हो जाएगा 2NO2। क्या हो जाएगा? 2NO2। तो यहाँ पे आणविकता ये 2 है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है यानी एक अणु है। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कितनी हो जाएगी? तो इस अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? इस अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी 2 यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की और 1 ऑक्सीजन का, यानी इसकी आणविकता हो जाएगी 3। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, NH3 प्लस HCl, ये बन जाएगा NH4Cl। यहाँ पे NH3 के कितने अणु हैं? 1 हैं। यहाँ पे HCl के कितने अणु हैं? 1 हैं। तो इस रिएक्शन में जो आणविकता हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? तो इस रिएक्शन में आणविकता 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आणविकता क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जितनी आवश्यक अभिकारक अणुओं की संख्या होती है या अभिकारक अणुओं की जितनी संख्या की आवश्यकता होती है उसे हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसको हमने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में।
अपक्रिया की कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अपक्रिया की कोटि किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारक पदार्थों की सांद्रता की घातों के योग को कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम लिखेंगे कि किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारक पदार्थों की घातों के योग को अभिकारक पदार्थों की घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। अपक्रिया की कोटि कहते हैं। अपक्रिया की कोटि कहते हैं, यानी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारक पदार्थों की घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। यह एक प्रायोगिक राशि है, यह एक प्रायोगिक राशि होती है, यानी इसके जो मान का पता लगाया जाता है वो प्रयोगों के आधार पर लगाया जाता है। यह एक प्रयोगात्मक राशि है, यह एक प्रयोगात्मक राशि है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि जैसे ये आपका एक रिएक्शन है जिसमें ये स्मॉल a इंटू कैपिटल A ये आपका अभिकारक है, स्मॉल b इंटू कैपिटल B, और जो आपका उत्पाद है ये इधर है। इसमें जो स्मॉल a है और स्मॉल b, जहां स्मॉल a कामा स्मॉल b और जो स्मॉल c स्मॉल d है, स्मॉल c तथा स्मॉल d रस समीकरण मितीय गुणांक हैं। रस समीकरण मितीय गुणांक हैं। रस समीकरण मितीय गुणांक हैं, यानी इन गुणांकों का उपयोग किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अब अगर हम वेग नियम की बात करें या अपक्रिया की कोटि को निकालने का प्रयास करें, तो जो आपका अपक्रिया का वेग होता है, अपक्रिया का जो वेग होता है ये अभिकारक पदार्थों की सांद्रता, जो अभिकारक पदार्थों की सांद्रता होती है a की पावर को हम p मान सकते हैं, और जो दूसरा आपका अभिकारक है b उसकी पावर को हम q मान सकते हैं, उसके गुणनफल के बराबर होती है। यानी जो अपक्रिया का वेग होता है ये वेग स्थिरांक और अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे जो आपका अभिकारक की सांद्रता घातों में नजर आ रही है इसी को हम कहते हैं कोटि, यानी जो p प्लस क्यू है यही आपकी कोटि कहलाती है, जो अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग होती है। अगर किसी अपक्रिया में जो कोटि 1 आती है तो उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। अगर कोटि का मान 2 आता है तो उसे द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। अगर किसी अपक्रिया में कोटि का मान 3 आता है तो उसे तृतीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे आपका 2NO प्लस O2 है, इससे एक रिएक्शन बन जाएगी, आपका उत्पाद बन जाएगा 2NO2। प्रयोगों के आधार पर जो इसका वेग नियम निकाला गया है, प्रयोगों के आधार पर इसका जो वेग नियम है वो आता है कि प्रयोगों के आधार पर इसकी अगर हम कोटि निकालें तो कोटि आ जाती है यानी प्रयोगों के आधार पर जो इसका वेग नियम आता है, यहां पे हम लिखेंगे आधार पर वेग नियम। वेग नियम इसको थोड़ा सा इधर खिसका के लिखते हैं हम। प्रयोगों के आधार पर जो वेग नियम आता है इस रिएक्शन का ये होता है कि NO की पावर 2 और O2 की पावर 1,
यानी इसमें जो घातों का योग है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसलिए इसकी जो कोटि का मान आएगा वो 3 आ जाएगा, इसलिए इस अपक्रिया की कोटि का मान 3 हो जाएगा। कोटि किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारक पदार्थों की सांद्रता की घातों के योग को कहते हैं, जिसको हमने एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव किया। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आभासी अथवा छद्म एकाणुक अपक्रिया की। कहीं कहीं पे इसे आभासी एकाणुक अपक्रिया भी कहते हैं और कहीं पर इसे छद्म एकाणुक अपक्रिया भी कहते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। ये ऐसी अपक्रिया होती है जिसकी कोटि 1 होती है परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वे अपक्रियाएं जिनकी कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है, परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है, आणविकता 1 से अधिक होती है, आभासी अथवा छद्म एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। आभासी अथवा छद्म एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। इसे दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं कि वे प्रथम कोटि की अपक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी अथवा छद्म एकाणुक अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे C12H22O11, इसमें H2O मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं। ये अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया है जिसकी कोटि 1 होती है परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है। यानी यहाँ पे सुक्रोज का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जल का 1 मॉलिक्यूल है, यानी इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, इस अपक्रिया की आणविकता हो जाएगी 2 और इसकी जो कोटि है, ये कोटि क्या निकलेगी, इसकी कोटि निकलेगी केवल 1 और इसलिए यानी कोटि क्या निकल आएगी 1, इसलिए यह अपक्रिया आभासी अथवा छद्म एकाणुक अपक्रिया कहलाएगी क्योंकि इसकी आणविकता का मान 2 है परंतु कोटि का मान 1 है। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर की। तो अपक्रिया की आणविकता और कोटि में जो प्रमुख अंतर है उसको हम कुछ बिंदुओं के द्वारा जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपक्रिया की आणविकता में, किसी अपक्रिया में आणविकता क्या होती है, तो किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं या अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। और जो कोटि होती है ये किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारक अणुओं की सांद्रता की घातों के योग को कहते हैं।
घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। अपक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कोटि क्या है? किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित, वेग नियम में निहित, किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारक अणुओं की सांद्रता की घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। और जो आणविकता होती है ये किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है। इसका जो दूसरा पॉइंट होता है यह है कि आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। यानी जो अपक्रिया की आणविकता होती है यह एक सैद्धांतिक मान होता है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है, सैद्धांतिक मान होता है। आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है, जबकि जो अपक्रिया की कोटि होती है ये एक प्रायोगिक मान होता है। तो इसे हम लिखेंगे कि अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, एक प्रायोगिक मान होता है। तीसरा जो अंतर है, अपक्रिया की जो कोटि है, अपक्रिया की जो आणविकता होती है, लिखेंगे अपक्रिया की आणविकता ये सदैव धनात्मक होती है। अपक्रिया की आणविकता सदैव धनात्मक होती है। यानी कुछ ना कुछ अभिकारक के अणु जुड़ेंगे तभी जाकर के आपकी रिएक्शन, आपकी अपक्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन जो आपकी अपक्रिया की कोटि होती है, अपक्रिया की कोटि धनात्मक, अपक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। अपक्रिया की जो कोटि है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। तो ये जो तीन अंतर है ये अपक्रिया की आणविकता और कोटि में प्रमुख अंतर है। सबसे पहला अंतर क्या है? किसी आणविकता क्या है? किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। और जो कोटि होती है ये किसी अपक्रिया के वेग नियम में निहित अभिकारक अणुओं की सांद्रता की घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है और जो अपक्रिया की कोटि है ये एक प्रायोगिक मान होता है। अपक्रिया की आणविकता सदैव धनात्मक होती है, कुछ ना कुछ अणु अभिकारक के जुड़ेंगे तभी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। और जो आपकी कोटि होती है ये धनात्मक, ऋणात्मक, प्रभाजी और शून्य कुछ भी हो सकती है। यानी आणविकता का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। बहुत इस तरीके से आज हमने अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की कोटि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।